नमस्कार दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन दैट इज डब्ल्यूटीओ का गठन 1995 में हुआ था, लेकिन इसकी जो जड़ें हैं ना वो 1947 में वापस हमें लेकर जाती है। कैसे? देखिए दोस्तों, होता क्या है ना, इसकी भी कहानी जुड़ी हुई है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जन्मी वैश्विक परिस्थितियों से। क्यों? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ ये था कि वैश्विक व्यापार को स्थिर करने के लिए, ठीक है, क्या मैंने कहा, जो ग्लोबल ट्रेड हमारा डिस्टर्ब हो गया था उसको स्टेबल करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए दो बातें मैंने कही। क्या? वैश्विक व्यापार को स्थिर करने, ठीक है, और आपका बढ़ावा देने के लिए, स्थिर करने और बढ़ावा देने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की रिक्वायरमेंट यानी कि आवश्यकता उससे महसूस की गई और इस संबंध में कई बार प्रयास भी की गए। बट चूंकि आपका अमेरिका इस बात को लेके उतना ज्यादा मोटिवेटेड नहीं था या फिर कहें कि सहमत नहीं था, तो ये जो बात है ना आपका हवाना चार्टर के बाद आपका फेल हो गई, हवाना वार्ता के बाद में। तो उसके बाद क्या हुआ, 1947 में जाकर यानी कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद 1947 में कहीं जाकर एक जनरल एग्रीमेंट बना यानी कि सामान्य समझौता बना, जिसे हम कहते हैं क्या, गेट। क्या कहते हैं? गेट। गेट मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये आपका एक सामान्य समझौता बना और इस पर जो मेंबर कंट्रीज ने इन्होंने अपने साइन कर दिए, ठीक है। अब इसने क्या किया, यानी कि ये जो एग्रीमेंट था इसने क्या किया, इसने उस समय अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक नियमों का एक ढांचा स्थापित किया। ढांचा मतलब स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो इसने क्या किया भाई, इंटरनेशनल ट्रेड अप करना है, मान लो हमें व्यापार करना है, तो उस संबंध में नियम कैसे होंगे, उस नियमों का एक छोटा सा इसने ग्रुप बना दिया कि हाँ भाई दीज विल बी द रूल्स एंड रेगुलेशंस बेस्ड ऑन विच द इंटरनेशनल ट्रेड विल हैपन, ठीक है ना। तो ये ढांचा दिया किसने? गेट ने, ठीक है। अब जो गेट था यानी कि जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ था, इसका जो लक्ष्य था वो क्या था, सीमा शुल्क और व्यापारिक बाधाओं को कम करना। क्या कम करना? इसका लक्ष्य था सीमा शुल्क और व्यापार बाधा को क्या करना, कम करना। इन दोनों को कम करना है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को कम करने से क्या होगा, वैश्विक व्यापार स्थिर भी होगा और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा भी मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो दिस वाज द बेसिक पर्पस ऑफ द जनरल एग्रीमेंट एंड द ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद पूरी दुनिया को यह मालूम चल जाता है कि हाँ भाई अब हमारे आसपास वैश्विक व्यापार को करने के लिए जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ जैसा एक आपका ढांचा है, ये नियमों का एक ग्रुप है जिसके बेसिस पे हम व्यापार कर सकते हैं। अब इसके बाद शुरू होता है गेट का दौर। गेट का दौर मतलब अब वो एरा हम देखने जाएंगे जहां पर ये जो जनरल एग्रीमेंट है ये वैश्विक व्यापार को आपका रेगुलेट करने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है, इस आपका गेट के तहत कई दौर की वार्ताएं होती हैं जिसपे से बहुत सारी बातें आपका सीमा शुल्क को कम करने के लिए और व्यापारिक नियमों को मजबूत करने पर आपका सहमति संबंधित होती है। और इन वार्ताओं के परिणाम स्वरूप होता क्या है कि जो व्यापार है ना, उस व्यापार में भी आपका हमको बहुत ज्यादा उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलती, ठीक है ना। तो हुआ क्या, हुआ ये कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ की वजह से वैश्विक व्यापार आपका बढ़ता हुआ दिखाई तो दिया, बट इसकी कई सफलताओं के बावजूद भी इसमें कुछ कमियां थी जिन्हें दूर करने के लिए बाद में यानी कि 1995 में हमको विश्व व्यापार संगठन का गठन करना पड़ा, ठीक है। अब कौन कौन सी ऐसी समस्या थी जिसके चलते हमें आपका डब्ल्यूटीओ का गठन करना पड़ा, यानी कि प्रॉपर संस्था बनानी पड़ी उस ढांचे से अब हमारा कोई हेल्प नहीं होने वाला था। तो कौन कौन सी वो सीमाएं थी गेट की, वो हम देखते हैं। देखिए यहां पे जो पहला जो वर्ड लिखा है वो है क्या, सीमित दायरा। सीमित दायरा का मतलब क्या है मालूम, जो गेट था ना वो मुख्य रूप से गुड्स यानी कि वस्तुओं के व्यापार से संबंधित था, ठीक है। गुड्स यानी कि वस्तुओं के व्यापार से संबंधित था कौन, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। जबकि इसमें जो सर्विसेज आज जो आपका बहुत ज्यादा प्रचलन में है, दैट इज जो सेवाएं हैं और जो बौद्धिक संपदा अधिकार है और जो निवेश जैसे क्षेत्र है ना, इनको ये शामिल करता नहीं था। तो किस किस को शामिल नहीं करता था, सेवा को शामिल नहीं करता था, बौद्धिक संपदा अधिकार को शामिल नहीं करता था, है ना। और मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया
बौद्धिक संपदा, सेवा, और इसके बाद में एक मैंने अभी आपको बताया निवेश। ठीक, इनको शामिल नहीं करता। कृषि के बारे में भी यहां पर कोई खास बात थी नहीं, इसलिए हम कहते हैं कि इसका दायरा कैसा था आपका, सीमित था, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में इन क्षेत्रों का जो महत्व है ये बढ़ रहा था। ठीक है ना, और इसीलिए ये माना जाने लगा कि जो गेट है इसका दायरा अब क्या हो गया है, अपर्याप्त हो गया है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या होता है, देखो अपर्याप्त विवाद समाधान तंत्र। देखो भाई, आप ना जनरल इसको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखना, आप इसको अपने आसपास ही देखना। लेट से आपको कोई व्यापार करना है, तो व्यापार करने के संबंध में कोई भी अगर आपको व्यापारिक विवाद तो आना तय है भाई, चाहे तो कस्टमर की तरफ से होगा या फिर आपका किसी होलसेलर की तरफ से या कंपनी की तरफ से, कहीं ना कहीं से व्यापार होना तय है। अब उस व्यापार का समाधान करने के लिए देश में, शहर में, गांव में तो एक बेसिक सा तंत्र होता है, सिस्टम होता है। बट व्हाट अबाउट द इंटरनेशनल ट्रेड, अगर वहां पे कोई व्यापार के संबंध में विवाद आया तो उसका समाधान कैसे किया जाएगा, तो उसके समाधान के करने के संबंध में जो तंत्र होना चाहिए, जो सिस्टम होना चाहिए ना, वो गेट में आपका पॉसिबल नहीं था। क्योंकि गेट के तहत जो विवाद निपटान की जो प्रक्रिया थी वो न सिर्फ कैसी थी, वो न सिर्फ आपका धीमी थी बल्कि कैसी थी, जटिल भी थी। ठीक है, तो विवाद निपटान की प्रक्रिया धीमी और जटिल थी, इससे व्यापार विवादों को सुलझाने में देरी होती थी और अनिश्चितता पैदा हो जाती थी। अब अगेन अनिश्चितता पैदा होगी, देरी होगी, विवाद सही से सुलझेंगे नहीं, या किसी एक पक्ष को लगेगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ, तो व्यापारिक बाधा, आपका जो वैश्विक व्यापार है असर पड़ेगा ना, पड़ता था असर। ठीक है, तीसरा पार्ट क्या है, देखो कार्यान्वयन में कठिनाई। अब कार्यान्वयन में को कठिनाई होगी, देखो जो गेट है इसके नियमों को लागू करना बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। क्यों? क्योंकि सदस्य देशों के पास अलग अलग कानून की क्या थी, प्रणालियां थी। भाई इंडिया में अलग कानून चलता है, पाकिस्तान में अलग, अमेरिका में अलग, चाइना में अलग। इससे होता यह था कि व्यापारिक नियमों की जो व्याख्या और उसकी इंप्लीमेंटेशन में असंगति पैदा हो जाती थी। भाई मान लीजिए मेरे देश में किसी व्यापार के संबंध में नियम अलग है, किसी और देश में अलग अलग है। अब मान लो गेट बोलता है भाई ऐसा होना चाहिए, अब कोई इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, मान रहा है, कोई इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है ना। तो इसलिए कार्यान्वयन में कठिनाई भी आप एक पॉइंट लिख सकते हो गेट की सीमा के अंतर्गत। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या है, देखो कृषि व्यापार में सीमाएं। मैंने आपको यहां बताया था ना, सेवा, बौद्धिक संपदा, निवेश तो शामिल नहीं था। कृषि व्यापार में क्या सीमा थी, देखो गेट के तहत जो कृषि व्यापार है ना, इसको विकसित देशों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के कारण विकृत माना जाता था। होता क्या था, देखो मान लो मैं अमेरिका हूं, मेरे पास बहुत पैसे हैं, तो मैं क्या करूंगा, अपने जो आपका देश के किसान हैं उनको मैं सब्सिडी दे दूंगा। सब्सिडी से क्या हो जाएगा, मेरे देश के किसानों के पास पैसा तो आ जाएगा, बट उनका जो उत्पाद है वो सस्ता हो जाएगा। सस्ता होने के कारण अब मैं इसे आसानी से निर्यात कर सकता हूं और लोग इसे खरीदेंगे क्योंकि बहुत सस्ते में मिल रहा है। ठीक है ना, तो इससे विकृति आपका पैदा होती थी और इससे विकासशील देशों के किसानों को असमान प्रतिस्पर्धा, ठीक है ना, यानी कि अनफेयर कंपटीशन का सामना करना पड़ा। तो ये भी आपका एक सीमा थी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ की। ठीक है, लास्ट में क्या है, पर्यावरण एवं श्रम मानकों का अभाव। भाई जब आपका व्यापार के संबंध में कोई विवाद हो रहा है, उसके संबंध में कोई आपका समाधान नहीं है, कार्यान्वयन में कठिन हो रही है, कृषि व्यापार में अगर सीमा है, तो पर्यावरण और श्रम मानकों का तो आप हाल समझ सकते हो। ठीक है, तो इनके बीच संबंध में इस मतलब जो पर्यावरण के जो मानक हैं और जो श्रम मानक है, इनके बीच का जो संबंध होता है, इसको ये बिल्कुल भी आपका फैसिलिटेट नहीं करता था, संबोधित नहीं करता था। इससे कुछ देशों को पर्यावरणीय व श्रम मानकों को कम करके लागत कम करने और वैश्विक व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की आशंका बढ़ जाती थी। भाई होता है ना, मान लो कोई नॉर्म्स है ही नहीं, ना तो इन्वायरमेंटल नॉर्म्स है, ना तो आपका लेबर के संबंध में नॉर्म्स है, तो जिस देश में लेबर सस्ता है यानी कि श्रम बहुत सस्ता है, या फिर जिस देश में आपका पर्यावरणीय जो मानक है उनको अगर हम साइड में करके अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, उस देश के उत्पाद का ऑटोमेटिकली जो प्राइस है बहुत कम हो जाएगा। तो वो अब इस देश का जो उत्पाद है उस देश के उत्पाद से जहां पर इन सब मानकों का प्रॉपर स्ट्रिक्टली आपका फॉलोअप लिया जा रहा है, उससे उसका कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा। कम हुआ तो भाई मार्केट को यानी कि कस्टमर को यानी कि आपको भी, जब भी आप मार्केट में चाहते हो, आप क्या चाहते हो, सस्ता, यानी कि हमें कोई भी चीज आपका बहुत ही कम कॉस्ट में चाहिए होती है। तो कम कॉस्ट में आपको कोई चीज देने के लिए कंपनी को करनी पड़ती बहुत ज्यादा कंपटीशन। अब ये कंपटीशन अगर इन सब मानकों के अभाव में अगर अनफेयर हो जाता है,
तो इससे किसी देश के व्यापार पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो डब्ल्यूटीओ का गठन, मैं आपको ही बता रहा था, इन्हीं सब कमियों के कारण डब्ल्यूटीओ का गठन हुआ और वैश्विक व्यापार व्यवस्था को अधिक प्रभावी और समावेशी बनाने के लिए हमने एक आपका ये संगठन बनाया था। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ ने क्या किया? डब्ल्यूटीओ ने गेट के सिद्धांतों का निर्माण किया, लेकिन व्यापार के नए क्षेत्रों को भी शामिल किया, जिसमें क्या क्या शामिल था? देखो, तो यहाँ पे जो नहीं है ना, जो यहाँ पे आपको एब्सेंट दिख रहा है, वो सारी चीजें आपको अब डब्ल्यूटीओ के संगठन में, यानी कि जो बनाया गया डब्ल्यूटीओ, वहां मिलेंगी। जैसे कि विवाद निपटान की प्रक्रिया को मजबूत किया गया, पर्यावरण और श्रम मानकों के संबंध में नई चर्चा शुरू की गई, ठीक है ना। और इन्हीं सब के चलते एक आपका राउंड शुरू हुआ जिसको हम बोलते हैं आपका उरुग्वे राउंड। ठीक है, उरुग्वे में चर्चा शुरू करी लोगों ने, यानी कि देशों ने, सॉरी, और बैठ के इन्होंने आपका चर्चा की। कितनी चर्चा की मालूम? इनकी चर्चा की शुरुआत होती है 1986 से। 1986 से लेके 1994 तक ये लोग चर्चा करते हैं। अब ये वाला जो वर्ष आपके काम करनी है, मगर आपको बस जानना है कि देखो, इतनी लंबी चर्चा के बाद में कमियां मालूम चली और उसके उपाय भी आपको सुझाए गए, और इन सब के बाद में अंतिम रूप से, यानी कि उरुग्वे दौर के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? गेट को हमने डब्ल्यूटीओ के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, दैट इज आपका प्रतिस्थापित कर दिया गया। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ गेट के सिद्धांतों पर आधारित था, लेकिन इसमें हमने क्या किया? विस्तार किया, जिसमें सेवा, बौद्धिक संपदा अधिकार और निवेश जैसे नए क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया। ठीक है ना? ठीक है, अच्छा, तो इन सब से हमको अब मालूम चल जाता है कि डब्ल्यूटीओ बना क्यों। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ के निर्माण के उद्देश्य को अगर आपको लिखने के लिए बोलेगा तो क्या आप लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो ना? तो देखिए दोस्तों, क्या लिखोगे यहाँ पे? विश्व व्यापार संगठन, दैट इज डब्ल्यूटीओ का गठन वैश्विक व्यापार को क्या करने? सुगम बनाने के लिए। भाई गेट के केस में था, मगर इसको और भी हमको क्या करना है? बेहतर करना है। तो वैश्विक व्यापार को सुगम बनाने और गरीबी को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। ठीक है, सुगम बनाने और गरीबी कम करने, इन दो उद्देश्यों के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। यह जो आपका यह जो डब्ल्यूटीओ है ना, ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों का एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है, यानी कि ब्रॉड एक आपका स्ट्रक्चर प्रदान करता है, और जितने मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच विवादों को सुलझाने में भी मदद करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई आपका पहला इसका उद्देश्य, दैट इज अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना और क्या करना? बढ़ावा देना। इसके मैंने क्या बताया? इसके मैंने बताया कि देखो, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना और बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, साथ ही सीमा शुल्क और व्यापारिक बाधाओं को भी कम करना क्या है? इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। तो जो जो आपको कमियां दिखेगी कहां पर? गेट में, उन सारी कमियों को आप यहां पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद क्या है? देखिए, व्यापारिक जो आपका सिस्टम होते हैं, ट्रेड के जो बहुत सारे आपका क्या बोलना चाहिए, कस्टम्स हैं, प्रथाएं हैं, व्यापारिक प्रथाएं हैं, तो इनको आपका ये सुनिश्चित करता है डब्ल्यूटीओ कि ये कैसी हो? निष्पक्ष हो। मतलब मान लो भारत में किसी देश का सामान आ रहा है, तो कभी उसको ऐसा ना फील हो कि भाई भारत के जो गुड्स हैं, जो भारत में उत्पादन इनका हो रहा है, उनके साथ अलग तरीके से व्यवहार किया जाता है, जबकि किसी और देश से कोई सामान आया उसके साथ अलग तरीके से व्यवहार किया जाता है। अलग व्यवहार का मतलब क्या है? मान लो भारत में बन रहा है बच्चों के लिए बेबी पाउडर, तो बच्चों के बेबी पाउडर के लिए भारत में जो जो बना रहा है जो कंपनी इस टाइप का बच्चों के लिए कोई प्रोडक्ट, तो उसके मानक अलग है, और वही जो सामान हम जो कहीं बाहर से मंगा रहे हैं उसके लिए हमने मानक क्या कर दिए? बिल्कुल अलग कर दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करना भी क्या है? आपका डब्ल्यूटीओ के निर्माण का बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। उसके बाद कुछ बड़े आसान से उद्देश्य हैं, दैट इज विवादों का क्या करना? समाधान करना। ठीक है ना? और क्या करना? अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना और बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या हो गए? इसके कुछ बेसिक उद्देश्य हो गए। क्लियर रहेगा ना उद्देश्य? ये सारे उद्देश्य आपको एक एक करके बस सोचना शुरू करोगे ना, तो जैसे मैं एक फ्लो में बोल पा रहा हूं, वैसे आप भी ना फ्लो में इसको बोल पाओगे। कोशिश करना कि किसी को समझा दो, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आपका इसके कार्यों पे। ठीक है, तो कार्यों पे क्या क्या चीजें हमको मिलेंगी? तो देखिए दोस्तों, होता क्या है ना, मैं आपको ना यहाँ पे छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, दैट इज डब्ल्यूटीओ के कार्यों के लिए याद करने के लिए छोटा सा ट्रिक। क्या है? आपको बोलना है डू इट। ठीक है, डी फॉर हो जाएगा डिस्प्यूट सेटलमेंट। ठीक है, ओ फॉर हो जाएगा आउट रीच, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ना।
आई का मतलब क्या हो जाएगा, आई का मतलब हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। और टी का मतलब हो जाएगा क्या, ट्रेड नेगोशिएशन, ट्रेड नेगोशिएशन। मैं इन सब पॉइंट्स को आपको एक एक करके समझाता हूं, बट आप पहले बस याद रखिए, काम आपको बोलेगा तो आप बोलना डू इट ब्रो। क्या बोलोगे, डू इट ब्रो। ब्रो का मतलब बिल्डिंग ट्रेड कैपेसिटी, बीबी है लास्ट में, ठीक है, बिल्डिंग ट्रेड कैपेसिटी। इसको पहले याद करो, डू इट ब्रो बोलना, आपको WTO के जो कार्य हैं ये आसानी से याद हो जाने। अब इनका मैं हिंदी भी आपको बता देता हूं साथ के साथ, ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। देखो, डी का मतलब क्या होता है, डिस्प्यूट सेटलमेंट, हिंदी में विवाद निपटान। ओ का मतलब क्या होता है, आउटरीच, इसका मतलब होता है क्या, पहुंच। और आई का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, यानी कि क्रियान्वयन व अनुसरण। और ट्रेड नेगोशिएशन मतलब व्यापार वार्ता। लास्ट में आपका व्यापारिक क्षमता का क्या करना, विकास करना। ये आपका कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं किसके, आपका WTO के। अब इन कार्यों को अगर मुझे आपको समझाना है तो भाई देखो, कोई भी आपका व्यापारिक विवाद हो गया तो उस विवाद का क्या करना, निपटान करना, ये पहला कार्य है। पहुंच, यानी कि WTO की पहुंच ऐसे आपका मेंबर्स, ऐसे देशों तक पहुंचाना, मैक्सिमम से मैक्सिमम कंट्री तक पहुंचाना, ताकि जो व्यापारिक नियम है उनका आपका क्या हो जाए, यूनिफॉर्मिटी, यानी कि एक रूपता, समरूपता क्या हो जाए, सुनिश्चित हो जाए। क्रियान्वयन व अनुसरण, यानी कि जो भी नियम बनाए गए हैं, अगर वो नियम बनने के बाद में उनका इंप्लीमेंटेशन भी सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना। तो नियमन करना और उनको क्या करना, ये फॉलो अप भी करना कि उनका जो निर्माण हमने किया है वो सही तरीके से फॉलो अप हो रहा है कि नहीं हो रहा। व्यापार वार्ता, भाई किसी देश के बीच में मान लो किसी पर्टिकुलर रीजन से कोई व्यापारिक वार्ता सही तरीके से नहीं हो पा रही है, तो उस संबंध में भी क्या करना, अपनी सलाह देना और आपका सदस्य देशों को एक टेबल में लाकर उनके बीच के जो विवाद है उनको सुलझा के उनकी वार्ता को आगे बढ़ाने में मदद करना। व्यापारिक क्षमता का विकास करना मतलब बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जिनको किसी किसी व्यापार के संबंध में कुछ तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। वो जो तकनीकी जानकारी है, तकनीकी सहायता है, WTO अपने मंच के माध्यम से उन सारे मेंबर कंट्रीज को अवेलेबल कराता है। तो इस तरीके से वो क्या करता है, किसी देश की व्यापारिक क्षमता का विकास करता है। इसमें सबसे ज्यादा जो लाभ पाने वाले देश आपको दिखाई देंगे वो होंगे विकासशील देश, दैट इज डेवलपिंग कंट्रीज, और आपका अंडर डेवलप्ड कंट्रीज भी, क्योंकि उनके यहाँ जो व्यापार तो होता है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा वॉल्यूम में होता है, बट वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, वो सही तरीके से वो नहीं कर रहे होते, इसलिए उनको लॉस भी हो रहा होता है। तो उनकी व्यापारिक क्षमता का विकास करना भी एक कार्य होता है किसका दोस्तों, WTO का। अब इसकी बात करते हैं संरचना की। तो देखो, जैसे हमने आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना पढ़ी थी ना, लगभग वैसा ही आपका यहाँ भी आपको संरचना दिखेगा। एक है मंत्री स्तरीय सम्मेलन, एक है सामान्य परिषद और एक सचिवालय। ये तो हर जगह आपको मिलता ही, ठीक है ना। तो विश्व व्यापार की संरचना की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमको तीनों चीजें दिखाई देती हैं, और ये अंग मिलकर अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक नियमों का निर्माण करते हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, दैट इज कार्यान्वयन करते हैं और उनकी निगरानी करते हैं। तो चलिए इन सबको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपका नंबर आता है किसका, मंत्री स्तरीय सम्मेलन का। तो मंत्री स्तरीय सम्मेलन का मतलब क्या है, ये सर्वोच्च निर्णय लेने वाली एक संस्था है। कौन सी, मंत्री स्तरीय सम्मेलन। तो ये करती क्या है, इसमें सभी सदस्य देशों के मंत्री शामिल होते हैं, ठीक है, सारे जो मेंबर कंट्रीज होते हैं इनके मंत्री शामिल होते हैं, जो आमतौर पर बाई एनुअल यानी कि द्विवार्षिक रूप से आपका मिलते हैं। तो ये बेसिक जानकारी हो गई इसके बारे में, मंत्री स्तरीय सम्मेलन के बारे में। अब इसके बाद क्या है, देखो, मंत्री स्तरीय सम्मेलन व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने एवं नए व्यापार समझौते को मंजूरी देने और WTO के भविष्य के लिए दिशा निर्धारित करने के लिए क्या है, आपका जिम्मेदार है, ठीक है। तो ये तीन काम और होते हैं किसके, मंत्री स्तरीय सम्मेलन के। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है दोस्तों सामान्य परिषद। सामान्य परिषद की अगर हम बात करते हैं, दैट इज जनरल काउंसिल, तो यह WTO का नियमित निर्णय लेने वाला निकाय है। इसमें सभी सदस्य देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, दैट इज प्रतिनिधि हैं, वो आपका शामिल होते हैं, ठीक है ना। तो सामान्य परिषद करता क्या है, सामान्य परिषद व्यापार वार्ता का आयोजन करता है, व्यापार वार्ता का आयोजन करता है और व्यापार नियमों की व्याख्या भी करता है, ठीक है। न सिर्फ व्यापार वार्ता का आयोजन करेगा बल्कि नियमों की क्या करेगा, व्याख्या भी करेगा, और अगर विवाद हैं तो इन विवादों का समाधान करता है। क्लियर दोस्तों। इसके अलावा ये जो कार्यकारी बोर्ड होते हैं ना, और जो समितियां होती हैं, उनके कार्यों की निगरानी भी करता है। किसकी किसके कार्य की निगरानी, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है दैट इज कार्यकारी बोर्ड, और जो समितियां हैं इनके कार्यों की निगरानी भी करता है। तो
तो ये हो गया सामान्य परिषद। सचिवालय की बात करते हैं तो WTO का एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव आपका बॉडी है, क्योंकि हर जगह सचिवालय तो कंपलसरी है। इसका नेतृत्व कौन करता है? इसका नेतृत्व करता है दोस्तों डायरेक्टर जनरल, दैट इज महानिदेशक, इसका करते हैं नेतृत्व। और इनके साथ में होते हैं 4 डिप्टी आपका महानिदेशक भी, ठीक है ना। तो एक महानिदेशक और 4 उप महानिदेशक होते हैं, ठीक है, यानी कि डिप्टी, ठीक है। तो ये क्या करता है? सचिवालय जितने मेंबर कंट्रीज है उनको तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, ठीक है, लिख देता हूं यहां पे, तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। और क्या करेगा? ये रिसर्च करेगा, दैट इज अनुसंधान करके देगा, और बैठकों का आयोजन करेगा। सरल शब्दों में आप बोल सकते हो, मैंने 3 आपको स्ट्रक्चर बताया, जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है ना, उसको बोलो वो बॉस है, वो सर्वोच्च बॉस है, वो निर्णय लेता है, ठीक है। सामान्य परिषद क्या करता है? ये वो नियमित बॉस, यानी कि जो दैनिक जो कार्य होते हैं ना, डे टू डे के जो बेसिस कार्य होते हैं, उनका मैनेजमेंट करता है। और वहीं जो आपका एक सहायक निकाय भी है, इसको छोड़ते हैं अभी, सचिवालय की अगर बात करते हैं तो ये सहायक स्टाफ है, ये कार्यालय चलाता है और अनुसंधान करता रहता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द WTO, जो हमने भी कर लिया। अब हम समझेंगे आपका कि WTO के सिद्धांत क्या है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और समझेंगे भारत और WTO के संबंध के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो रहा है। पार्ट 2 में हम इससे आगे की बातें पढ़ेंगे।